नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं किरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में महज देखिए कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने वादों की बरसात शुरू कर दी है। एक तरफ एनडीए का विकास और कल्याण का संकल्प पत्र है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का तेजस्वी प्रण। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने वादे किए जा रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, दिवाली के बाद चुनाव के लिए बम्पर फ्री ऑफर निकाले जा रहे हैं। इन सब के लिए आखिर पैसा कहां से आएगा? क्या बिहार का बजट इन योजनाओं को झेल पाएगा, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी वादे हैं जो चुनाव के बाद हवा हवाई हो जाएंगे? एनडीए का कहना है कि सरकार बनी तो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त इलाज किया जाएगा, गरीबों को मकान और महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया जाएगा। तो वहीं देखिए कि लालू के लाल तेजस्वी यादव का भी वादा है कि हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, पुरानी पेंशन योजना की वापसी करेंगे, हर महिला को 2500 महीना दिया जाएगा। लेकिन देंगे कहां से, यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतना पैसा आएगा कहां से? क्या बिहार के पास इतना पैसा है कि इन घोषणाओं को हकीकत में बदला जा सके? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे खास पैनल में तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं। उनके पास हम चलेंगे, बातचीत का दौर चलाएंगे। लेकिन देखिए, बिहार के चुनावी रण में किस तरह से महारथी धुरंधर उतर चुके हैं और लगातार जो चुनाव के दौरान तमाम जो वादे किए जाते हैं, उन वादों की एक फहरिस्त लेकर के मैनिफेस्टो में आते हैं, और वही जो है हमें दोनों पार्टियों की तरफ से दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि बिहार चुनाव पर बड़े सवाल क्या क्या है। आखिर इतना पैसा कहां से आएगा? क्या बिहार का बजट इन योजनाओं को झेल पाएगा, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी हवाई बातें हैं जो वहां के लोगों से किए जा रहे हैं? ये बहुत प्रमुख और बड़े सवाल हैं जो न केवल हम बल्कि बिहार की जनता तक पूछ रही है। और ऐसे में देखिए कि एनडीए का जो विकास का, कल्याण का ये एक संकल्प पत्र है, इसमें भी तमाम मुफ्त जो है यानी कि फ्रीबीज की बात की गई है। फ्रीबीज के लिए आपको पता है कि सरकार के फंड में उतने पैसे होने चाहिए कि वो सबको सब चीजें फ्री में मुहैया करा सके। आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरह से फ्रीबीज की जो है एक झड़ी सी चल पड़ी थी, चाहे पंजाब का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, और बिहार में भी अब वही किया जा रहा है। ऐसे में देखिए कि महागठबंधन के वादे क्या क्या है। पुरानी पेंशन योजना जिसके बलबूते हिमाचल का चुनाव जीता गया था, आपको याद होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू आए चुन करके, और यही ओपीएस बहुत महत्वपूर्ण रहा था उस वक्त में। और एक बार फिर से बिहार के चुनाव में इसी ओपीएस को यानी कि पुराने पेंशन की योजना को वापस लाने की बात की गई है, जो कि सीधा जो नौकरी पर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर महिला को 2500। देखिए, महिला साइलेंट वोटर है। अब साइलेंट वोटर को साधने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए उनको सशक्त बनाने की बात की जा रही है, और सीधे उनके अकाउंट में 2500 महागठबंधन की तरफ से डाले जाएंगे। हमने देखा किस तरह से लालू की सत्ता से नीतीश की सत्ता जब आई तो यही महिला वोटरों का ही सब कुछ किया धराया था, क्योंकि उस समय शराबबंदी का वादा नीतीश की तरफ से कर दिया गया, उनकी पार्टी की तरफ से कर दिया गया था, और इसी में सबसे ज्यादा महिलाएं खुश नजर आई थी। और यही वजह थी कि लालू की सत्ता चली गई और नीतीश की सत्ता वापस आ गई। एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये। अब ऐसे में एनडीए के वादे में क्या क्या? मुफ्त बिजली, इलाज, मकान, महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प, और इसके साथ साथ देखिए कि तमाम बातें और की गई हैं कि किस तरह से क्राइम मुक्त किया जाएगा, जबकि क्राइम अभी भी बिहार के अंदर में जारी है, जबकि चुनावी दौर है। ऐसे में तो कानून व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए थी, लेकिन उठ रहे हैं तो विपक्ष इसको मुद्दा भी बना रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल एक और उठ रहे हैं यहाँ पर कि जब महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, उस वक्त में राहुल गांधी कहाँ थे? उस वक्त में कांग्रेस की तरफ से भी वही तमाम वादे हैं। कितना मैनिफेस्टो में उनके वादों को शामिल किया गया है? और क्या यह माना जाए कि सब कुछ जो है महागठबंधन के अंदर में तेजस्वी के ही कंधे पर है और उन्हीं के कंधे पर है? अगर जीत गए तो ये जीत भी उनकी मानी जाएगी, उनके नेतृत्व में मानी जाएगी। अगर हार गए तो यह हार भी उनके नेतृत्व में चीजें मानी जाएगी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब सवाल इस पे उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए दोबारा से राहुल गांधी जो है चले आए हैं। अब इसमें बीजेपी के एक नेता जो है ये कह रहे हैं कि
भले ही स्टार प्रचारक के तौर पर उनको महागठबंधन से लाया गया, यानी कि बड़े नेता के तौर पर, लेकिन वो प्रचार करते हैं तो बीजेपी के लिए कर डालते हैं। तो ऐसे कई सारे बातें जो है वो कहते हुए यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहाँ पर जुड़ेगा, उनसे हम बातचीत का दौर चलाएं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो है वो प्रवक्ता बीजेपी के हैं राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जितेंद्र यादव जी, नेता कांग्रेस के, कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू के, वो भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। और इकबाल अहमद पत्रकार हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इकबाल अहमद जी, आपका रुख करेंगे। थोड़ा पत्रकारिता के दृष्टिकोण से हम बिहार के इस संकल्प पत्र को और बाकी महागठबंधन की तरफ से जो तेजस्वी प्रण है उसको देखें तो आपको क्या लग रहा है, जनता को रिझाने के लिए किसने कितने तमाम बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन अब पैसा कहां से आएगा, यही सवाल सबसे बड़ा। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार में एक तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा जगा है, क्योंकि चंद महीने की जो सरकार बनी थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की, और जो 17 महीने की जो सरकार थी, तो इससे पहले बिहार के अंदर में कभी नौकरी की बात होती नहीं थी। और नौकरी की बात तो लोग भूल गए थे दूर दूर तक। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जगा करके नीतीश कुमार जी को और सारे डिपार्टमेंटल का डाटा ले करके, और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बिहार में जो नौकरी की जो बात हो रही थी, नौकरी की जो चर्चा हो रही थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, और कहीं ना कहीं वो चीज को इम्प्लीमेंट किया गया और इम्प्लीमेंट करके जो सामने नजर आया, तो लोगों का कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जगा है। और आप देख सकते हैं कि 17 महीने की सरकार में निश्चित रूप से 5 साढ़े 5 लोगों को जिस तरह से रोजगार मिला है बिहार के अंदर में, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और कहीं ना कहीं एक युवाओं में एक ललक जगी तेजस्वी यादव के प्रति, कि तेजस्वी यादव युवा हैं, 34 35 साल है, सोच उनकी सकारात्मक है, बिहार को परिवर्तन लाना चाहते हैं और बिहार को सही दिशा ले जाना चाहते हैं। और उस दिशा में वो काम कर करके युवाओं का जिस तरह से उन्होंने भरोसा जीता है, तो निश्चित रूप से लगे आज के युवाओं में, जिस तरह से मैं चुनाव में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिस तरह के युवाओं में जो जोश देखा जा रहा है बिहार के तेजस्वी यादव के प्रति, उसको आप नकारात्मक नहीं नजरिए से नहीं देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं युवाओं का भरोसा तेजस्वी यादव ने जीता है। तो सिर्फ रोजगार की बात करके ही ये जो है पूरा भरोसा जो है वो जीता गया है। राकेश पोद्दार जी के पास चलते हुए, सर आपका स्वागत है। और वहीं किशोर कुणाल जी भी, प्रवक्ता जेडीयू के, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले राकेश पोद्दार जी, आपका रुख करते हुए, वो कह रहे, देखिए रोजगार का जिक्र किया, यानी कि वो जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के वक्त में बिहार में, जिस वजह से पलायन भी होता है। चर्चा भी कल चल रही थी कि कितनी बड़ी संख्या में पलायन, इंडस्ट्री नहीं है वहां पर, रोजगार वो युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, और उसी जो गर्म लोहा है उस पर हथौड़ा तेजस्वी यादव की तरफ से मारा गया, और भरोसा यहां पर जो है अब जनता का वो जीत पा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए किरण जी, बिहार की बात हो रही है, हमारे पत्रकार महोदय इकबाल जी कहते हैं कि 17 महीने में ही नौकरी दिया गया। पत्रकार महोदय जी, 2005 में हमारी सरकार बनी है। 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 49 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया नीतीश कुमार जी। 17 महीने में नहीं हुई। 17 महीने का मुखिया, 17 महीने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे। 5 विभाग था, 5 विभाग में एक नौकरी नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति ने अपने विभाग में नौकरी नहीं दिया, वो कहते कि नौकरी हमारा था। नंबर 1, इकबाल भाई सुन लीजिए, गांधी मैदान में जब नौकरी देने की बात आई तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार सरकार की नौकरी है, नीतीश कुमार की नौकरी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तस्वीर नहीं लगी थी। आलोक मेहता का हाथ पकड़कर कहा, यह बताइए कि बिहार सरकार की नौकरी, राष्ट्रीय जनता दल की नौकरी नहीं है। और तेजस्वी जी को इस मंच पे बैठने का भी मौका नहीं मिला था, तो नौकरी उनकी कैसी हो गई? अरे भैया, जो मुख्यमंत्री होता है, जिनके सिग्नेचर से नौकरी मिली, वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थी। दूसरा नंबर, ये कहते हैं कि बिहार में पलायन की बात करते हैं। हमने 33% पलायन को रोकने का भी काम किया। बिहार में रोजगार भी दिया। बिहार में हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। और किरण जी, बड़ा एक शर्मनाक बात मैं आज बोलने जा रहा हूं आपके सामने। आप एक महिला हैं, प्रतिष्ठित है। बिहार के सांसद सुरेंद्र यादव जी, आज उन्होंने कहा, जो सांसद है राष्ट्रीय जनता दल,
विधवा बहनों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। बताइए, विधवा बहनें क्या होती, विधवा माताएं क्या होती है? महिलाएं तो महिलाएं ही हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी छठ मैया के ऊपर भी बोले थे। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देते हैं, दुर्गा के रूप में देखते हैं। या देवी सर्वेतु शक्ति रूपिणस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी महिलाओं के बीच में हम माँ का रूप देखते हैं, बहन का रूप देखते हैं। ये तो महिलाओं को विधवा महिलाएं कहते हैं। आप निकालिए आज का उनका बयान, सुरेंद्र यादव ऐसे बयान देते कि विधवा महिलाएं। अरे भैया शर्म करिए इकबाल भाई, आप पत्रकार हैं, आप तो देश के चौथे स्तंभ हैं। सच्चाई बोलिए, बोलना चाहिए हर व्यक्ति की तो आजादी। राकेश जी, ये तो उन्होंने सिर्फ रोजगार पे कहा, जो उनका अपना वक्तव्य है। वो किसी पार्टी से तो है नहीं, वो आरजेडी के है नहीं, वो कांग्रेस के है नहीं। किरण जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे उन्होंने जो मेरा सवाल था उससे जोड़ करके उन्होंने चीजें कही हैं। मैंने मैनिफेस्टो पे बात की थी, मैंने किसी के बयान पे बात उनसे सवाल नहीं पूछा था। नहीं, आपका सवाल था कि बिहार में रोजगार मिला कि नहीं मिला। मेरा सवाल था मैनिफेस्टो में जो रोजगार की बात की गई है ये कहां तक सही है, पैसा कहां से आएगा, उन्होंने उसी का जिक्र किया। बयान पे होता तो बयान पे वो कहते, पत्रकार है सर, आरजेडी या कांग्रेस के होते तो मुझे समझ में आता है बात कह रहे हैं। चलिए बात मैं उनका सम्मान करता हूं। ठीक है, आप जो कर रहे थे, आप जो पलायन की बात कर रहे हैं, समय किरण जी सुन लीजिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने 17 महीने का ही काम गिनाया बिहार का। तो जवाब मुख्यमंत्री तो 20 साल के हैं, उन्होंने तो मैंने कहा 22 साल लाख नौकरी दी। मैं छोड़िए उन बातों को, मैं उनके बात पे नहीं जाता हूं। मैंने जो काम किया बिहार में विकास की गंगा भाई, उस पर हम बात करना चाहते हैं। आपने कहा संकल्प पत्र, महागठबंधन के संकल्प पत्र में राहुल गांधी जी कहां हैं? उनकी तस्वीर गायब है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तस्वीर गायब है। कहां है? कैसी बात करते हैं? कौन सी मैनिफेस्टो? बिहार के अंदर 243 विधानसभा है, लड़ रहे कितने पे महागठबंधन? 252 पे लड़ रहे। बताइए, इनका कोई गठबंधन है? लठबंधन है। हम इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं कि इनका लठबंधन है। हमें अपनों ने लूटा। एक चीज का जवाब दीजिए, जो हमें किरण जी सुन लीजिए, हमें किरण जी, अरे किरण जी, मेरे को कुछ काम भी है पार्टी का। हमें अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम थी। इनकी किस्ती बिहार में वहां डूबेगी जहां एसआईआर के मुद्दे को लेके आए थे, अधिकार रैली लेके आए थे तेजस्वी प्रसाद। इनकी किस्ती डूबेगी ही डूबेगी। 14 तारीख को हमने तो मनेर के अंदर लड्डू बनाने के लिए तैयारी कर दी है कि आइएगा किरण जी, स्वागत है आपको। 14 नवंबर को शाम को हम मनेर का लड्डू आपको खिलाएंगे, मुजफ्फरपुर का लीची खिलाएंगे, बिल्कुल सर, भोजपुर का हमारी तरफ से सभी पार्टियों को ऑल द बेस्ट। हम तो तैयारी करके आए हैं। बिल्कुल राकेश जी, आप जो चाह रहे हैं वो हो, आपकी मनोकामना पूरी। जिस तरह से आप लोगों की तैयारी है, जिस तरह से बाकी पार्टियों की तैयारी है। मेरा सर सवाल तो सुन लीजिए सर, एक सवाल तो सुन लीजिए। पलायन को लेकर के ही सवाल है, क्योंकि रोजगार पे बात उठी थी तो उसी को, श्रम पोर्टल जो है उसके डाटा के अनुसार मैं आपको बोल रही हूँ 3 करोड़ लोग जो है ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं। और ये जो समय है ये इसी का वक्त है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ। तो इसको रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या, क्योंकि देखिए अगर उसी चीज पे चुनाव लड़ लेंगे तेजस्वी यादव तो जीतने की संभावना उनकी बढ़ जाएगी ना, जिसका जिक्र इकबाल जी भी कर रहे थे। आप एक चीज बताइए किरण जी, बिहार के अंदर 2,80,00,000 परिवार है, उनको कहते मैं नौकरी दूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बिहार के अंदर 1,40,00,000 जीविका बहनें हैं, जिसकी समूह 10 लाख समूह है, जिनकी सैलरी कहते हैं 30,000 रुपया दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये 12 लाख करोड़ का बजट है, नहीं हो सकता है। ये झूठ बोलते हैं। और मैं कहता हूं कि दुर्योधन ने सत्ता के लिए हस्तिनापुर जीतने के लिए उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया। ये ऐसे लोग हैं, ये मिर्ग हैं, रामायण के मिर्ग हैं, सोने का रूप दिखाकर लूटना चाहते हैं बिहार के, अपनी लालच को लूटना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बार बार, और किरण जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं इसलिए थोड़ा सा जाना प्रधानमंत्री का कुछ राकेश जी, अगर आप जाएंगे तो फिर आपकी पार्टी के पक्ष में बोलेगा कौन, ये बता दीजिए। आपको रहना तो जरूरी है ना, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सबसे ज्यादा बीजेपी पर हमलावर होते हैं। वो तो कहते हैं जेडीयू बहुत अच्छे हैं, नीतीश कुमार मिलने वाले हैं चुनाव के बाद हमसे। किरण जी, मेरे को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा जा रहा हूँ, मैं क्षमा मांगता हूं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राकेश जी यहाँ पर जुड़े और तमाम बातें उन्होंने की है। किशोर कुणाल जी हैं जो बातें रखेंगे एनडीए की तरफ से और एनडीए का पक्ष यहाँ पर रखते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे में किशोर कुणाल जी, आप ही का रुख करते हुए इस बात को समझने की हम कोशिश भी करेंगे कि ये तमाम वादे तो कर दिए गए, फ्रीबीज का वापस से जिक्र जो है वो होने लगा, मुफ्त बिजली,
मुफ्त पानी, ये तमाम चीजें, क्या लग रहा है कि इसके बिना जो है वो जीत पाना संभव नहीं है? मैं संकल्प पत्र में जो है उसका जिक्र कर रही हूँ। और फिर पैसे कहाँ से किरण जी आएंगे? मैं किरण जी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार। जी। हमने एक बदहाल मजबूर बिहार को सेवा करने का मौका मिला था, जदयू को, नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को। उस मजबूर बिहार को हमने 20 साल की तपस्या के बाद एक मजबूत बिहार में बदल दिया। एक ऐसा बिहार जहाँ लोग खुशहाल हैं, एक ऐसा बिहार जहाँ के लोगों के अंदर ताजगी है, एक ऐसा बिहार जहाँ लोग निडर है। सड़कें बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, इंडस्ट्रियां आ रही है, पॉलिसीज बन रहा है, खेल हो रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। हमने एक मजबूत बिहार दिया है और आगे हमारी इच्छा है, हमारी पार्टी की इच्छा है, नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि हम लोग एक मशहूर बिहार दें। एक ऐसा बिहार जहाँ पे मुजफ्फरपुर की बनी हुई चूड़ियां पेरिस और लंदन में भी बिके, गया की तिलकुट को हम लोग अन्य शहरों, न्यूयॉर्क और लंदन में बेच सकें, या जो हमारा रीजनल जो हमारा रहा है एक्सपर्टीज, उन एक्सपर्टीज को हम वैश्विक मार्केट में उतार सकें। सुधा हो या जीविका हो, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचा सकें, औद्योगिक क्लस्टर बन सके। शिक्षा के क्षेत्र में जो रेशियो हमने बड़ा मुश्किल से गुरु और शिष्य की रेशियो जो 65 का हुआ करता था, उसको उन्होंने 27 पे लाया है। और हमारा रोडमैप है, इसको हम लोग 20 तक लाएंगे, यानी 20 छात्र पे एक शिक्षक की बहाली सुनिश्चित हो सके। और इन सब चीज को करने के लिए हम लोग एक और जनादेश की अपेक्षा करते हैं बिहार की जनता से। बिल्कुल स्पष्ट है, ये मेक एंड ब्रेक का चुनाव है, जहां एक तरफ बिहार एक मजबूत प्रदेश के रूप में उभरने जा रहा है, बिल्कुल, मैं मान गई वहीं किशोर दूसरी जी तरफ कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मजबूर से आप मजबूती का की आगोश। तरफ आगे बढ़े, मैं मान गई आपकी बात को। मेरा सवाल है फ्रीबीज को लेकर के, जिसको लेकर के दिल्ली में भी एक वक्त में आप लोगों ने एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था। आपने भी पहले कहा था कि ये चीजें नहीं होती, आपने यानी कि बीजेपी की तरफ से, अब नहीं है तो आप उनका वहां पर बात रखेंगे। अब ऐसे में वापस से बिहार में भी इसी चीज को लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं को भी सशक्त बनाने को लेकर के पहले चुनाव से पहले ही तमाम वादे कर दिए गए हैं। तो मुफ्त के लिए तमाम चीज, पैसे आएंगे कहां से सर? पैसे की तो कमी है ना बिहार में, हम समझते हैं, जानते हैं, और अब मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। देखिए 79,000 करोड़ का हमारा GSDP हुआ करता था 2005 में, अभी वह 11 लाख करोड़ का आसपास का हो गया, और अगले 5 साल में हम उसको 20 लाख करोड़ से ऊपर ले जाने वाले हैं। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम की बात करें, महज 7,000 समथिंग हुआ करता था, 7,860 के आसपास, जो अभी की डेट में 66,000 हो गया है। तो बिल्कुल बिहार आर्थिक प्रगति कर रहा है, हमारा फिनेंशियल हेल्थ मजबूत है, हमारा डेब्ट और इनकम का रेशियो भी मजबूत है, और हम जो कुछ भी दे रहे हैं, जिसको फ्री वीज के तौर पे प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है, वह फ्री वीज नहीं है, हमारे स्कीम्स का एक हिस्सा है। नहीं सर, उदाहरण तो के तौर पे मैं यूनिट बिजली की बात करूं, मुफ्त बिजली क्या जी मतलब होगा? मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, 80 करोड़ जनता बिल्कुल को तो बिल्कुल ऐसे मैं ही आ रहा मुफ्त जो है हूँ, केंद्र की बिल्कुल तरफ मैं से आ रहा दिया हूँ। जा देखिए रहा है। मुफ्त बिजली की जहां तक बात हो रही है, हमने 125 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, उसको हम लोग दे रहे हैं, पिछले कई महीनों से दे रहे हैं। अगर आप उस योजना के अतीत में जाएंगे या उस योजना के डेप्थ में जाएंगे, तो हमने बजाते 15,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है, जिस बजट में 10,000 मेगावाट के सोलर पावर को इंपावर करने की बात हो रही है। यानी उसी स्कीम का एक पार्ट है कि हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, और धीरे धीरे 3 साल के दरमियान, 3 साल का एक ड्यूरेशन तय किया गया है, उन 3 साल के दौरान हर घर के ऊपर सरकारी पैसे से 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लग जाएगा। यानी उस घर का जो पावर कंजम्पशन है, उसके लिए उनकी सरकार पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो उसके आप लिए समझ आपने सकते एक हैं कि जहाँ योजना पे हम लोग, तैयार की है, एक योजना तैयार की है, जी और वो सोलर की योजना है बिल्कुल जिसके बिल्कुल, तहत जो चीजें, और ठीक है। हाँ। उसी योजना का शुरुआती चरण है कि हमने इमीडिएट रिलीफ दिया है लोगों को। और इसके विशेष तौर पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2005 में हमारा जो पीक आवर पावर कंजम्पशन था मैक्सिमम 800 मेगावाट था, जो आज के डेट में 9,000 मेगावाट तक जा चुका है। यानी ना सिर्फ हम लोग बिजली के प्रोडक्शन में, बल्कि बिजली के कंजम्पशन में बहुत भारी इजाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने बिजली के क्षेत्र में ना सिर्फ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, बल्कि अब लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसके बाद अगले 30 साल 40 साल तक
उन्हें बिजली के लिए किसी सरकारी या ठीक है, किसी चलिए पे डिपेंडेंट होने की इकबाल जरूरत जी से इसी पे नहीं हम होगी। बात कर लेते हैं। इकबाल जी देखिए, जहां रोजगार की बात रही वहां पर तो राकेश पोद्दार जी काफी कुछ कह गए कि ये संभव ही नहीं है जो कह रहे हैं हर घर से एक को नौकरी दी जाएगी। इसके पहले भी तो सरकार रही है लालू की, और उस वक्त में भी देखिए किस तरह से जंगल राज, वहां पर नौकरी नहीं मिलती थी, तमाम आरोप जो है वो लगे हुए हैं। और कई बातें तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को जब वो बता रहे थे पत्रकारों के सामने, आ रही हूँ किशोर जी आपके पास। जी आप कह लीजिए अपनी बात, फिर यही सवाल मैं पूछूंगी, कहिए। साहब वही सुन रहा था, ये रोजगार पे बात कर रहे थे, ये ऐसा बता रहे थे कि 17 महीने में ही रोजगार उत्पन्न हुआ। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि तकरीबन 8 लाख लोगों को तब तक सरकारी स्तर पे नौकरियां दी जा चुकी थी। हम लोगों ने कई सेक्टर्स में लंबी छलांग लगा लिया था, और उसकी वानगी आप हमारे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये कहना कि 17 महीने में ही सब कुछ हुआ, और दूसरी बात, जिस 17 महीने की बात होती है तो राजद के प्रवक्ता या राजद के प्रो माइंडेड जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हों या थर्ड पार्टी के तौर पे जो भी चैनल्स पे बैठते हैं, वो यह प्रसारित करने का प्रयास करते हैं कि 17 महीने में सब कुछ हुआ। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, उन 17 महीने के दरमियान में भी तेजस्वी यादव जी या आरजेडी के लोगों का रोजगार के प्रति कोई झुकाव नहीं था। ठीक है उदाहरण इकबाल के जी। तौर पे मैं शिक्षा विभाग की चर्चा कर लूं, शिक्षा विभाग की चर्चा कर लो, जिस ठीक शिक्षक ठीक वाली है सर, को ये लोग आपके अपनी इसी सबसे सवाल का बड़ी हम उपलब्धि जवाब ले बताते लेते हैं हैं, इकबाल जी से, आपके इसी सवाल का। उस शिक्षक इकबाल जी ठीक है, ठीक है, उस शिक्षक ठीक है, आपके इसी ठीक है। सवाल का जवाब ले लेते हैं किशोर कुणाल जी। इकबाल जी। देखिए देखिए इस पर एनालाइज पर बैठ करके अपनी बात को लक्ष्यदार करना बहुत बड़ी बड़ी बात करना, ये आदमी में एक नेचर होता है। किशोर कुणाल जी जो अपनी बात रख रहे हैं, आज ब्रांड की बात करें, ये बताइए कि 20 साल में की सरकार में ये जब है, तो 20 साल में इन्होंने, इनको अब ब्रांड की बात क्यों याद आ गई कि हम ब्रांड बना करके हम इसको ये करेंगे, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि पहले जो हम, ये नहीं है कि किसी पार्टी के फेवर में बात करें, सरकार तो लगातार 20 साल से है। जब 20 साल से सरकार थी तो लोग में एक निराशा थी। और आपने ठीक कहा कि जो श्रम पोर्टिकल है, जो 3 करोड़ लोगों को पलायन कर चुका है बिहार से, इसका जवाबदेही कौन बनेगा? इसका जवाबदेही क्या तेजस्वी यादव हैं? इसकी जवाबदेही तो सरकार है। आखिर जो 3 करोड़ लोग यहाँ से जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश पे जाके काम कर रहे हैं, इसका जवाबदेही तो सरकार को इकबाल जी, देना होगा। पलायन की समस्या अब की थोड़ी ना है कि ये 20 साल में हुई है, पहले भी तो थी। पहले भी तो तो लोग पलायन पहले करके बाहर ही जाते थे। अब पहले से स्थिति बेहतर हुई है या नहीं हुई है, उसका आंकलन आप अगर बता सके। कि अभी भी है ना, बेहतर जो होना चाहिए उतना नहीं हुआ, नो डाउट। इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे ये कह सकते हैं, जैसे इन्होंने जो तेजस्वी यादव ने जो अपना पहले वो, मतलब फिर जो बीच में जो उन्होंने चर्चा किया था कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, 2500 रुपया महीना महिलाओं को हम देंगे, और जो पेंशन योजना है उसको मैं 1500 कर दूंगी। तो पहले तो 400 रुपया मिलता था, तो 400 मिलने के बाद तुरंत हमें सरकार को जब लगा, झटका लगा कस के, तो उन्होंने 1100 रुपया कर दिया। जब बिजली की बात, फ्री की बात होने लगी, तो उन्होंने जब 200 की बात करने लगे तो 125 यूनिट बिजली देना शुरू कर दिया। तो ये चीज जो उनके सरकार के अंदर में जो अधीन में जो लोग रहते हैं, उनके जो कैबिनेट के जो सलाहकार रहते हैं, इस तरह की चर्चा पहले क्यों नहीं हो रही थी? जब ये चर्चा तेजस्वी यादव ने किया तो उसको आप कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी का पक्ष रख रहे हैं। बात जो पब्लिक के जहन में जो चलती है उसकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो पब्लिक डोमिनेट में जो बात चल रही है, तो जो पब्लिक डोमिनेट में जो बात चल रही है, आप सफल नहीं हुए, लेकिन तेजस्वी यादव भी वहां जाकर के पब्लिक डोमिनेट में वो अपनी बात को रख करके सफल हो गए। तो इसका आप निदान आप खोजिए कि आप कहाँ पर विफल हुए, इसको देखिए। टीवी चैनल पर बोल देना, बड़ी बड़ी बात कर देना, इसको नहीं देखना। जो ग्रास रूट, जैसे सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होती है। सोशल मीडिया में आप प्रचार कीजिएगा, 2 दिन के अंदर में लोग भूल जाता है, लेकिन ग्रास रूट पर जाइएगा तो ग्रास रूट पर असल पॉलिटिशियन आपको पता चलेगा कि कौन कितने, जनाधार किसकी मजबूत है और किसकी जनाधार कमजोर है, और जनता किसके बीच में है। आप हैं, आप टीवी पर बैठ करके जो आप एनालिसिस करती हैं, तो पहले आप अपने लोगों से सर्वे करवाती हैं। आपके जो चैनल के जो लोग हैं, आप ग्रास रूट पर जाते हैं, 100 आदमी से सवाल करते हैं, 100 आदमी में 10 तरह का सवाल रहता है। उसी सवाल पर एनालिसिस कर करके आप, किरण जी, अपनी चीज को समाज के बीच में रखने का, समाज को, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें कहीं ना कहीं इस मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जी
ठीक है, वक्त की वहां कमी पर है। वो सब जितेंद्र जी अरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके एक सवाल ठीक है, जल्दी से एक सर। सवाल एक जी एक जी एक दूसरी बात है कि ये एनडीए जो है की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अभी तक सीएम तो घोषित किया नहीं कि नीतीश कुमार जी सर, सीएम कर बने तो कि नहीं दिया है बने। सर, कर तो दिया है। अब तो खुलेआम सबने कह दिया, चिराग पासवान ने भी कह दिया, उप मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, प्रधानमंत्री ने आकर के कह दिया। अब तो ये मुद्दा बचा ही नहीं है। ये चीज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज था। जैसे हमारे यहाँ जैसे महागठबंधन में था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर करके तेजस्वी यादव को एक चेहरा सामने लाया गया। निश्चित रूप से लोगों को तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का है ना एक देखिए, रुझान पहले बढ़ा तो है। कांग्रेस को भी और दिक्कत थी ना सर इस पे। पहले तो राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं कहा था, फिर कहां कहां से बातें उठी, अशोक गहलोत सामने आ गए, मतलब बहुत कुछ हुआ। अगर उस पर चर्चा करने जाएंगे तो समय बहुत निकल भी जाएगा उस सिचुएशन पे। मैं चाहूंगी जितेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस नेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है वो वायरल होता है और उसमें वो कहते हैं कि बिहार चुनाव में जिस तरह से प्रचार का दौर चल रहा है उसमें वो अपनी बात को कहते हैं। वो कहते हैं पहले बिहार में से अगर कोई बिहारी बाहर जाता है उसको बिहारी कहलाने में शर्म आती थी, लेकिन अब उसको हमने वो मौका दिया है, उस तरह से हमने विकास किया है कि अब वो अपने आप को जो है बिहारी कहलाने में शर्म नहीं बल्कि फक्र, एक तरह से गौरवान्वित जो है वो महसूस करता है। यानी उनके कार्यकाल में पूरे विकास के कार्य हुए, ये तमाम बातें कहते हुए वो दिखाई दिए। जितेंद्र जी, आवाज जा रही है? चलिए, तो जितेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। और इसी के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल जी, अहमद जी, किशोर जी और साथ ही हमारे साथ जो है राकेश जी भी जुड़े थे, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया।